अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में हम वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो चुका है, कंप्लीट टॉपिक हमने 2 वीडियोस में कवर कर लिया। अब सिर्फ इस वीडियो में एमसीक्यूज़ होंगे और एमसीक्यू हर टाइप के एमसीक्यू जो आ सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट से या क्रॉस प्रोडक्ट से, वो सारे देखेंगे। 1-2 एमसीक्यू होंगे हर तरीके पे। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ ऑन वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। और पहला हमारा एमसीक्यू होगा, शुरू में चंद आसान और बाद में मुश्किल एमसीक्यू होंगे। पहला एमसीक्यू के द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 वेक्टर्स आर 3 and 4 and the angle between them is 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है? फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। ऑप्शन ए 6, बी 12 यूनिट्स, सी 6√3 यूनिट्स और डी नन। चलो, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे इसको? देखो, ए क्रॉस बी को हमने क्या लिखा था? ए बी साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मांगा गया है। तो हम क्या करेंगे? इसके डायरेक्शन को नहीं देखेंगे, वो फाइंड करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे ए बी के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं? 3 और 4, और साथ में साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 हाफ। 2 4 के साथ 2 कर देगा इसको, 3 2 6। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान था। दूसरा एमसीक्यू के द मैक्सिमम एंड मिनिमम values of cross product of a vector and b vector are option A ab 0, option B ab sin theta 0, ऑप्शन सी ए बी साइन थीटा और डी नन। चलो, ये भी बहुत ही बेसिक सवाल, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू ए क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो ये ए बी साइन थीटा होता है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहें, चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट डिपेंड करता है साइन ऑफ एंगल थीटा पे, तो यहाँ पे अगर साइन फंक्शन एंगल का फाइंड करना चाहें तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 और 1। अगर 1 वैल्यू हम पुट करें तो यहाँ से ए भी आएगा, और अगर 0 पुट करें तो 0, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम वैल्यू ए भी होगी और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तीसरा एमसीक्यू हम करेंगे, और ये थोड़ा सा अच्छा है कि द सम एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आर एट एंगल, ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। चलो जी, है ये भी आसान, लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, ठीक है। पूछा क्या है कि द सम एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर एट एंगल। हमसे वेक्टर्स
के दरमियान एंगल का नहीं पूछा कि उनके दरमियान एंगल क्या है, हमसे ये पूछा है कि अगर दो वेक्टर्स का हम सम लें, ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट, और इनका वेक्टर प्रोडक्ट लें, तो वेक्टर प्रोडक्ट से बनने वाले वेक्टर और जो रिजल्टेंट है उसके दरमियान क्या एंगल होगा। तो देखो, अगर दो वेक्टर्स हैं ए बी, इनको अगर हम ऐड करना चाहें तो इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, ये वाला रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट है ये इसी प्लेन पे लाई करता है जिस पे ए और बी वेक्टर्स लाई करते हैं, यानी कि ये जो वेक्टर है ये कोप्लेनर है विद ए एंड बी, सेम प्लेन है, कोप्लेनर है, लेकिन जो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, या अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमने पढ़ा था पीछे। तो अगर ये वेक्टर या ये वेक्टर इन दो वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर है तो इसका यही मतलब हुआ कि ये इसके रिजल्टेंट के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, 90 पे होगा। फोर्थ के एरिया इज अ स्केलर, बी वेक्टर, सी डॉट प्रोडक्ट, या डी नन। आसान है बहुत ही। एरिया क्या चीज़ है, क्या ये स्केलर है या एक वेक्टर है या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। देखो, एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या पीछे जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा कि दो वेक्टर्स से आने वाला, यानी कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक एरिया होगा, और वो एरिया क्या है, एक वेक्टर है। कौन सा वेक्टर, इसे एक्सियल वेक्टर भी कहा जाता है, एक्सियल या स्यूडो वेक्टर, स्यूडो वेक्टर या एक्सियल वेक्टर। ये रोटेशनल मोशन में आगे टॉर्क में ज़्यादा आपको समझ आएगी कि एक्सियल वेक्टर क्या है। एक्सियल वो होता है जिसके सिर्फ दो ही डायरेक्शंस हो, दो ही डायरेक्शन सिर्फ एक्सिस पे लाई करे, ऐसे वेक्टर को एक्सियल वेक्टर कहा जाता है। तो जो एरिया है वो एक एक्सियल वेक्टर है, और ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर हम आम एरिया की बात करें, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, वहाँ पे दो लेंथ्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और लेंथ क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर मानते हैं। तो दो वेक्टर्स का वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर इसको हम मानते हैं। सो एरिया इज़ अ वेक्टर, और यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होता। फिफ्थ के द एरिया पे ही एक दूसरा कि द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ऑप्शन बी लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स साइन ऑफ एंगल थीटा, ऑप्शन सी हाफ लेंथ टाइम्स विड्थ, और ऑप्शन डी नन। ये मैथ्स का सवाल नहीं है, फिजिक्स का ही है, क्रॉस प्रोडक्ट का। चलो जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। देखो, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ही पढ़ा था कि जो दो वेक्टर से आने वाला रिज़ल्ट होगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होगा वो एक एरिया होगा। और एरिया किस चीज़ का होगा, एरिया किस चीज़, अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 90 नहीं है, कुछ यू है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इससे आने वाला ये एरिया होगा। और ये क्या चीज़ है, पैरेललोग्राम। और वहाँ पे हमने देखा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ए बी साइन थीटा। वो सिर्फ लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि उनके दरमियान एंगल का साइन फंक्शन जो है उसका भी साथ में प्रोडक्ट करना पड़ता है, तभी हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा।
हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल क्या होता है, सिर्फ ए बी यानी कि लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 होता है और साइन ऑफ 91, इसी वजह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिर्फ लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 6th MCQ कि इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 0 एंड बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 देन, या बल्कि इसको मैक्सिमम कर दो, मैक्सिमम ए बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड अगर मैक्सिमम है देन ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी ए सी साइन थीटा और ऑप्शन डी नन। चलो जी, अब इसे कैसे करेंगे? तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें और उसका मैग्नीट्यूड आए 0 और बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड आए मैक्सिमम, तब ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहाँ पे अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब ये है कि ए और बी क्या होंगे? पैरेलल। और यहाँ पे एक और कंडीशन भी लगा दो कि इस क्वेश्चन में ही कि ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है या नल वेक्टर्स ये नहीं है, ठीक है, नल वेक्टर्स नहीं है, तब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सिर्फ तब ही 0 हो सकता है जब इनके दरमियान एंगल 0 हो या ये पैरेलल हो, यानी कि ए और बी सेम डायरेक्शन में, इनका यूनिट वेक्टर एक ही है, सेम डायरेक्शन में, और बी क्रॉस सी मैक्सिमम है। मैक्सिमम कब होगा बी क्रॉस सी? कि इनके दरमियान एंगल 90, यानी कि सी इस डायरेक्शन में, बी के साथ 90 का एंगल, तब ए क्रॉस सी क्या होगा? उनके दरमियान भी एंगल 90 होगा क्योंकि ये दो पैरेलल है, तो अगर एंगल 90 है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा। 7th MCQ के द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर जो कि बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर जो कि बराबर है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इज क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए 12i कैप माइनस जे कैप और प्लस 10k कैप, ऑप्शन बी 11i कैप माइनस 6j कैप माइनस 10k कैप, ऑप्शन सी 11i कैप प्लस 6j कैप माइनस 10k कैप और ऑप्शन डी नन। चलो ये भी आसान है, किस तरीके से करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना हो और वो वेक्टर्स आपको दिए हो कंपोनेंट्स फॉर्म में, तब एक डिटर्मिनेंट आपने बनाना है, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का, और उसमें उन दो वेक्टर्स के पहले यहाँ पे i j और k कैप लगा के उसके नीचे कंपोनेंट्स लिखने हैं 2 3 4, ये 4 है और यहाँ पे 4 1 और 5, और इसके बाद इसको एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे? i कैप लगा दो और इसको काट के, इस रो को, इस कॉलम को काट के इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो। क्या होगा? 5 3 15 माइनस 4, और फिर j के साथ माइनस लगाते हैं और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 4 16, 10
-16 और प्लस के कैप उसके साथ 2 और ये 12, यानी कि 2 - 12 जिससे -10 आता है। और यहाँ पे फाइनली रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, 15 से 4 11 आई कैप, और यहाँ पे -6 आता है इसे, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 जे कैप, और यहाँ से -10 के कैप। सो सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डिटर्मिनेंट के मेथड से करना है क्योंकि ये आपको जल्दी आसानी से वैल्यू दे देगा उस वेक्टर की। और अगर लंबे तरीके से करोगे जो मैंने कराया था तो उसमें टाइम आपका ज़्यादा ज़ाया होगा। 7 MCQ हो गए। एट्थ MCQ के द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें से पहला वेक्टर दिया है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 3/2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, दो वेक्टर्स दिए हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है ये हमने फाइंड करना है। ऑप्शन ए 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। ऑप्शन बी 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी नन। चलो जी, बहुत ही आसान, बहुत आसान है ये भी। कैसे करेंगे, लंबे तरीके से इसको नहीं करना, पहले वेक्टर्स को देखना है, उसके बाद उनकी मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट में भी मैंने बताया था कि पहले वेक्टर्स को जानना है कि कैसे वेक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है इनके दरमियान कुछ रिलेशन है। अगर गौर से देखो ये जो वेक्टर है ये इसका मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो b आ जाएगा हमारे पास। कैसे, देखो 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे i कैप, यहाँ पे 3/2j कैप और यहाँ पे 2k कैप। तो इसका मतलब कि अगर b a का मल्टीपल है तो b a के पैरेलल होगा। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल है तो उसका मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होगा उतना ही टाइम्स जिस नंबर का वो मल्टीपल है, लेकिन उसके डायरेक्शन सेम होंगे दोनों वेक्टर्स के। तो डायरेक्शन अगर सेम है और क्रॉस प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 9th MCQ देखो कि द एंगल ऑफ ए वेक्टर जो कि है 6i कैप प्लस 4j कैप विद पॉजिटिव x एक्सिस is ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 34 डिग्री, ऑप्शन सी 73 डिग्री, ऑप्शन डी 63 डिग्री। कैलकुलेटर से हल नहीं करना, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो अलाउड ही नहीं होता। ठीक है, ट्राई करो इसको, ज़रा ट्राई करो, कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मांगा है, एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस, इस वेक्टर का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल। अगर ये वेक्टर, ये x ये y, अगर ये वेक्टर कुछ यहाँ पे लाई करता है तो इसका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, क्या होगा, या उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके साथ या तो डॉट प्रोडक्ट से हम फाइंड कर सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट से। वैसे अगर आपसे एंगल के MCQ पूछे हो, यानी कि एंगल पूछा हो, दो वेक्टर्स कंपोनेंट्स में दिए हो, तो उसको डॉट प्रोडक्ट से हल करना ही अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत ही ईजीली आपको वैल्यू दे देता है। क्रॉस प्रोडक्ट से अक्सर वो मुश्किल बन जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट से ही करना है, लेकिन यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका यहाँ पे एंगल देखना है तो इसका वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं x एक्सिस के साथ। क्या मतलब, यानी कि 6i कैप प्लस 4j कैप और इसका क्रॉस प्रोडक्ट i कैप के साथ लेंगे। यहाँ पे i कैप यूनिट वेक्टर होगा ना,
तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड आई जे और यहाँ पे के, ये आएगा 6 4 0 और यहाँ पे 1 0 0। तो मेरे ख्याल से आई 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़। जे भी 0 हो जाएगा, ये काट के 0 और ये भी 0, सिर्फ के बचेगा और के में 6 0 0 और -4 आएगा, यहाँ से -4 के आएगा, ठीक है। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, -4 और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम इन वेक्टर्स को ज़रा हटा देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, ए क्रॉस बी का 4 4 16 और रूट, तो यहाँ से 4 आता है, और ए और बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ से मैग्नीट्यूड 6 6 36 4 4 16 52, यानी कि रूट 52, और बी का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, यहाँ पे साइन ऑफ एंगल थीटा। यहाँ से साइन थीटा को अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 4/√52, और यहाँ से फिर अप्रॉक्सीमेशन करते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल्स के दरमियान डिफरेंस है काफ़ी। तो अप्रॉक्सीमेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 और ये इसको √52, इसको 7 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब साइन ऑफ थीटा क्लोज वैल्यू क्या हो सकती है, इसके क्लोज वैल्यू 1/2 और 1/2 कब देता है, साइन थीटा कब देता है, 30 डिग्री पे, यानी कि ये वैल्यू 30 के क्लोज होगी, 30 के क्लोज होगी, ठीक है। इसका रेशियो तकरीबन यानी कि क्लोज टू 1/2 आता है ना, इसको अगर 8 मान लें हम तो 1/2 आता है, लेकिन खैर थोड़ा सा डिफरेंस है, कंप्लीट 30 नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन ये 30 से ज़्यादा होगा या कम होगा, देखो अगर थीटा 0 से 90 की तरफ जाता है तो तब साइन ऑफ एंगल थीटा 0 से 1 की तरफ जाता है, यानी कि जब एंगल छोटे से बड़े की तरफ जाएगा तो तब साइन ऑफ एंगल अपनी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा, यानी कि अगर एंगल छोटा तो उसकी साइन वैल्यू भी छोटी होगी। क्या ये वाली वैल्यू उस वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, ठीक है, बड़ी है। अगर यहाँ पे 8 होता तब हम उसके बराबर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर उस डिनोमिनेटर से छोटा है, इसी वजह से ये वैल्यू उस वैल्यू से बड़ी होगी, और अगर ये वैल्यू उससे बड़ी है तो इसका मतलब एंगल भी उससे बड़ा होगा, यानी कि 33 34 35 37 इस तरह का हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि कम है, इन तीनों में हो सकता है, लेकिन ये दोनों भी बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है, 30 और इन दोनों का, तो इसीलिए 20 दी करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसी अप्रोक्सीमेशन आपने करनी होगी MCQs में, ठीक है। टेंथ MCQ के द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ I क्रॉस K इज, अब यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, इस पे चंद MCQs करते हैं। तो I क्रॉस K से क्या आएगा, ऑप्शन A J, B -J कैप और C 0 और D 1। चलो जी, बहुत ही आसान। देखो मैंने इसका जो शॉर्टकट बताया था वो ये कि पहले इसको ऐसे बनाना है। अब यहाँ से अगर क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, थर्ड वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर और पॉजिटिव लेंगे, यानी कि अगर I क्रॉस J कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट K आएगा और पॉजिटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो तब थर्ड होगा और नेगेटिव। यहाँ पे I क्रॉस K एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज में J ही आएगा लेकिन नेगेटिव होगा, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 11th MCQ के द प्रोडक्ट J डॉट I क्रॉस K इज, ठीक है, ऑप्शन A 1, B -1, C 0 और D
नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड है, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? अब ये क्या चीज़ है, ये भी मैंने बताया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है इसको। इसमें क्या करेंगे कि पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो, क्या आता है, अभी किया, -j, और फिर -j का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो -j और j का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। सो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से भी एक स्केलर ही आता है, एक स्केलर ही आता है, ठीक है। ट्वेल्थ MCQ के द प्रोडक्ट I डॉट j क्रॉस k इज a चलो जी, तो ये बताओ कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये क्या चीज़ है? क्या ये इससे आने वाला एक लेंथ होगा, एक एरिया होगा, एक वॉल्यूम होगा, क्या चीज़ होगा? तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है यूनिट वेक्टर वॉल्यूम। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। कैसे? देखो ये तो मैंने बताया था कि इससे आता है एक वॉल्यूम ही है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से एक वॉल्यूम आएगा, यहाँ पे चूंकि सिर्फ यूनिट वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इससे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आएगा, और वो क्यूब कैसा होगा, उसके डायमेंशंस कैसे होंगे, लेंथ भी 1 यूनिट वेक्टर, विड्थ भी 1 यूनिट वेक्टर, और हाइट भी 1 यूनिट वेक्टर, और उसका वॉल्यूम भी यूनिट ही होगा। लेकिन चूंकि वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से हम नन पे टिक करेंगे। 13th MCQ देखो कि फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब इस तरह के MCQs याद आते हैं। फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स कितने हैं, √8 एंड 7 यूनिट्स, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन साइड्स इज π/4, और हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ऑप्शन ए 28 यूनिट्स, ऑप्शन बी 14 यूनिट्स, ऑप्शन सी 22 यूनिट्स, ऑप्शन डी 11 यूनिट्स। आसान है, कर लो, लेकिन ये आते ज़्यादा हैं इस तरह के MCQs। तो कैसे करेंगे इसको? देखो अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊँ जिसका हमने एरिया फाइंड करना है, एक ट्राइंगल, इसका एक साइड √8 यूनिट्स और दूसरा 7 यूनिट्स है, लेकिन और यहाँ पे एंगल भी दिया है π/4 जो कि 45 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे? एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे पहले अगर हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, और पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो इस ट्राइंगल के एरिया के डबल होगा, या हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम को हाफ करता है, ठीक है। तो अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करें और वहाँ से फिर उसको हाफ कर दें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे? देखो अगर इसको ए वेक्टर माने, इसको बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। ए क्या है 7 यूनिट्स, बी क्या है √8 यूनिट्स, और साइन ऑफ थीटा साइन 45 1/√2। यहाँ से आ जाएगा 7 और 4 √2 आएगा,
इंटू 1/√2, ये कैंसल, सो 28। लेकिन 28 यूनिट्स हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसको क्या करेंगे, हाफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ टाइम्स 28, यानी कि 14 यूनिट्स। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्टीन्थ MCQ के if A equals to 2i cap plus x j cap and B is equals to 4i cap plus 6 j cap, और ये बताया कि these are parallel, find x को हमने फाइंड करना है। ऑप्शन ए क्या होगा, 3, बी 6, सी 2 और डी नन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट के मेथड से फाइंड करेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे और वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है, तो उसको हम सिंपली कंपेयर भी कर सकते हैं, यानी कि अगर ये पैरेलल हो गए तो ये वेक्टर उसका कुछ मल्टीपल होगा, किसी नंबर का मल्टीपल होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें 2 ही नज़र आता है, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है। अगर 2 का मल्टीपल है 2 to 4, तो ये 3 to 6 होगा, यानी कि 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अक्सर ऐसे भी दे देते हैं कि वहाँ पे आप सिंपल कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से जो इसका लंबा मेथड होगा वो भी देखो कि इसका हम i, j और k से डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2x 0, 4 6 0, और इसको 0 के बराबर करेंगे क्योंकि पैरेलल है। तो यहाँ से क्या आएगा, i और j तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, i j 0 हो जाएंगे, चेक कर लो। k क्या आएगा, 6 दूने 12 और यहाँ से -4x इज इक्वल्स टू 0, या 4x इज इक्वल्स टू 12, या x इज इक्वल्स टू 3। सो 3 इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो इसका लंबा तरीका ये है, और अगर वहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है तो सिंपल कंपेयर करके भी फाइंड कर सकते हो। फिफ्टीन के इफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a डॉट b, देन एंगल क्या होगा a और b के दरमियान। ऑप्शन a π/2, ऑप्शन b π/4, ऑप्शन c π और ऑप्शन d 0। ठीक है, बहुत ही आसान। देखो अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर है उसके डॉट प्रोडक्ट की, तो इसका ये मतलब है कि एंगल का साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन सेम वैल्यू देंगे, यानी कि इससे भी x आएगा, इससे भी x आएगा, सेम वैल्यूज़ देंगे। और सेम वैल्यूज़ कब देते हैं, साइन और कोसाइन फंक्शंस, जब एंगल π/4 या 45 डिग्री हो। और क्या वैल्यू मिलता है हमें, वैल्यू क्या होता है 1/√2। 45 पे साइन का भी ये वैल्यू और कोसाइन का भी ये वैल्यू। सो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। 16th और आखिरी MCQ देखो कि इफ a इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, अब ये थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ सिर्फ, वरना है तो आसान, एंड b इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 3j कैप, तो हमने क्या फाइंड करना है, a क्रॉस b। ऑप्शन ए 3i कैप प्लस 2j कैप, और b ले लो 3i कैप प्लस 2k कैप, ऑप्शन सी -7k कैप, ऑप्शन डी नन।
देखो अगर ऐसा कोई MCQ दिया हो कि उसमें A वेक्टर भी एक प्लेन पे लाई करे और B वेक्टर भी उसी प्लेन पे लाई करे, क्या मतलब, यानी कि A के सिर्फ IJ कंपोनेंट हो, ठीक है, IJ कंपोनेंट, और B के भी सिर्फ IJ कंपोनेंट हो, K कंपोनेंट दोनों में ना हो, तो ऐसी सूरत में जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ज़ाहिरी बात है सिर्फ K कंपोनेंट का ही होगा, उसका सिर्फ K कंपोनेंट होगा, I कंपोनेंट J कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे J की जगह K हो ऐसे, तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा A और B का वो सिर्फ J ही आएगा, यानी कि उसका इस चीज़ का, इस वेक्टर का सिर्फ J कंपोनेंट होगा, बाकी दो कंपोनेंट्स नहीं होंगे। तो अगर ऐसा MCQ आया तो सिंपल ट्रिक लगा सकते हैं, बस जहाँ पे ऐसी चीज़ दी हो तो उस पर टिक लगा दो, बाकी इतना लंबे उस डिटर्मिनेंट के तरीके से करोगे तो टाइम ज़ाया होगा। यहाँ पे MCQs कंप्लीट वेक्टर्स प्रोडक्ट पे, और इसके अलावा अगर मुझे कुछ MCQs मिले तो वो मैं कमेंट्स में डाल दूँगा, और अगर आपको भी मिले तो आप भी कमेंट्स में ज़रूर डालें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।